जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 को एकदम डिटेल में। तो इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि पुलिस बिना वारंट के कब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जनरली क्या होता है, पुलिस को पावर नहीं होती किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की विदाउट वारंट, लेकिन ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी वारंट की, किसी भी मजिस्ट्रेट के आदेश की, वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, इवन आपको भी कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एकदम आसान सी भाषा में बहुत प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ इसको। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट आता है वो निकल के आता है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट गिरफ्तारी ठीक कब की जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी पुलिस अधिकारी निम्न परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कौन सी परिस्थिति है? सबसे पहले नंबर की जो परिस्थिति है वो ये है, यदि अपराध पुलिस के सामने हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ठीक है अपराध हो गया पुलिस के सामने, तो अपराध का नेचर भी देखा जाएगा कि अपराध का नेचर कैसा है। तो यदि आपका जो है अपराध का नेचर कैसा है, संज्ञेय है। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल। तो यहाँ पे आपको ये संज्ञेय अपराध पता होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। ठीक है, अगर आप BNSS का पीछे जाके देखोगे वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको दिखा हुआ है संज्ञेय अपराध कौन से होंगे, असंज्ञेय अपराध कौन से होंगे, जमानती अपराध कौन से होंगे, अजमानती अपराध कौन से होंगे। सॉरी गाइस, सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो देखो संज्ञेय अपराध जो है ना, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बुक है ना, उसमें आप पीछे साइड जाओगे तो वहाँ पे एक शेड्यूल बनी हुई है यानी अनुसूची बनी हुई है, शेड्यूल 1 अनुसूची 1। वहाँ पे आप देखो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख जाएगी। जैसे संज्ञेय अपराध की कैटेगरी दिख जाएगी, कौन से अपराध जो है संज्ञेय अपराध है, कौन से अपराध असंज्ञेय अपराध है, कौन से अपराध जमानती अपराध है, कौन से अपराध अजमानती अपराध है। ठीक है, और कौन से अपराध को कौन सा कोर्ट बेसिकली सुनेगा, डील करेगा, या ट्रायल किस कोर्ट के अंदर चलेगा, वो भी दिया हुआ है उसमें। तो उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा संज्ञेय अपराध क्या है। तो संज्ञेय अपराध बेसिकली ऐसा समझो कि बड़े बड़े अपराध होते हैं जिसमें अपराध का जो नेचर होता है ना, प्रकृति होती है अपराध की, वो थोड़ी गंभीर होती है या संगीन होती है, कुल मिला के कह सकते हो, जिसमें ज़्यादा क्षति होने की संभावना होती है, उसको अपन संज्ञेय अपराध कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ओवरऑल आप समझ लो। बाकी इसकी लिस्ट दी हुई है प्रॉपर, तो वो लिस्ट जरूर देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो संज्ञेय अपराध करता है, कब करता है? पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में। यदि पुलिस उपस्थित है, ठीक है, उसके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो पुलिस उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उसको तुरंत पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। इसके बाद बढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर अपना ये, अरे यार छींक आ रही अंदर जा रही बार बार। देखिए, तो B नंबर का जो पॉइंट है ना, वो ये कहता है कि 7 वर्ष तक की सजा वाला संज्ञेय अपराध। ठीक, 7 वर्ष तक के। देखो संज्ञेय अपराध चाहे कितनी भी सजा हो उसकी, ये मैटर नहीं करता है। जो अपराध संज्ञेय है यानी कॉग्निजेबल है, यानी गंभीर है, संगीन अपराध है, ठीक है, अगर वो अपराध 7 साल से कम का भी है, ठीक है ना, तो उचित शिकायत की गई हो, अगर उसकी अप्रोप्रिएट कंप्लेंट की गई हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या विश्वसनीय सूचना मिली हो पुलिस को, यानी विश्वास यानी कि इनके कुछ सूत्र होते हैं पुलिस के कि अपराध कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहां से ये इनकी अगर सूचना मिली हो, ठीक है, पुलिस को कोई उचित संदेश दिया हो, किसी ने मुखबिर टाइप के होते हैं, उन्होंने कुछ संदेश दिया हो, ठीक है, और पुलिस अधिकारी को विश्वास हो, पुलिस ये विश्वास कर रही हो कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो गिरफ्तारी तभी होगी जब पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो सर की गिरफ्तारी आवश्यक है।
मतलब यहाँ पे कुल मिला के पुलिस को पावर दी जा रही है, ठीक है, पुलिस को पावर दी जा रही है यहाँ पे कि वो अपना दिमाग लगा सकते हैं, वो संतुष्ट हैं सूचना से कि नहीं है। जो शिकायत दी गई है 7 साल से कम के संज्ञेय अपराध की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो क्या पुलिस उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है? अगर सही है, उसको पुलिस को लगता है, तो अपराध रोकने के लिए, आगे अपराध को रोकने के लिए, अपराध ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए कि बड़ा अपराध ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, अपराध की उचित जांच के लिए, यानी कि जो अपराध होने हुआ है या होने वाला है उसको जांच करने के लिए, साक्ष्य नष्ट होने से बचाने के लिए, यानी कि कुछ अपराधी होते हैं ना कि अगर उनको पुलिस छोड़ देती है तो वो जो विटनेस होते हैं उनको डराएंगे, गवाह जो होते हैं उनको डराए धमकाएंगे, जो विक्टिम है उसकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे कि भैया तुम अगर कुछ करोगे कानूनी कार्रवाई तो तुमको मार देंगे, पूरी फैमिली उजाड़ देंगे, ऐसे रहते हैं बहुत सारे लोग। तो साक्ष्य को खराब करने के लिए, कंटेमिनेट करने के लिए, गवाहों को धमकी प्रलोभन से बचाने के लिए, है ना, बताया ना आपको, लालच दे देंगे कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, तुम मत बोलना कुछ भी, कोर्ट में जाके पुलिस से कुछ भी मत बोलना, मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, या फिर धमकी देंगे तो अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश में तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए, अब देखो क्या होता है, कुछ अपराधी होते हैं जो अपने से कोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जब पुलिस बुलाएगी तो आ जाएंगे। कुछ ऐसे प्रकार के जानवर होते हैं जो कि भाई नहीं आते, भाग जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड हो गए, जंगल में भाग गए, कहीं छिप गए, इधर उधर उनके सीक्रेट जगहें होती हैं जहाँ पुलिस नहीं जा सकती, जहाँ नेटवर्क नहीं जा सकता, वहाँ भाग जाते हैं। तो अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए अगर पुलिस को लगता है, ये चीज़ें लगती हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा। और भी कोई कारण हो सकता है ना, ये मोटे मोटे आपको मैंने बता दिए हैं। तो गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो गिरफ्तारी ना करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको आराम से ऐसे समझो कि पुलिस को यदि लगता है कि ये अपराधी है ना, उसके बारे में सूचना मिल गई है कि हाँ इसने अपराध किया हो सकता है या किया है, तो पुलिस अपराध, यदि अपराध नहीं हुआ तो अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट के, अपराध की जांच करने के लिए उसको अरेस्ट कर सकती है, पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। साक्ष्य को यदि पुलिस को लगता है कि भाई ये कंटेमिनेट करेगा, एविडेंसेस को खराब करेगा, नष्ट करेगा, तो भी वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक। यदि लगता है पुलिस को कि भाई ये धमकी देगा, गवाहों को डराएगा या लालच देगा, कुछ ऐसा करेगा, यानी कि कुल मिला के जो इन्वेस्टिगेशन है वो खराब कर सकता है, तो पुलिस बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें। इसके अलावा अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए, यदि पुलिस को ये लगता है कि भाई अगर ये छूट गया, अभी अगर हमने इसको नहीं पकड़ा, ये छूट गया, ये नहीं मिलेगा हमको, ये पकड़ में ही नहीं आएगा हमारे, ये भाग जाएगा इधर उधर, फिर हमको कोर्ट से डांट खानी पड़ेगी, तो पुलिस उसको बिना वारंट के तुरंत पकड़ेगी उसको, तुरंत, ठीक है, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके पेश करेगी। इसके बाद फिर मजिस्ट्रेट का मन है कि उसको बेल देनी है या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में रखनी है या फिर पुलिस कस्टडी में रखनी है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है ना, विवेक की शक्ति है, ठीक। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो हमारा नंबर C नंबर, ठीक है ना। अब देखो ये तो जनरली आपको पता ही होगा कि 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाला अपराध, अगर ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, कारावास है, ठीक है, या फिर आजीवन कारावास है, यानी कि जिंदगी भर आपको जेल में सड़ना पड़ेगा, चक्की पिसिंग करना पड़ेगा, मृत्युदंड वाला अपराध है, तो ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पे पुलिस को कोई जरूरत नहीं मजिस्ट्रेट के आदेश की, तुरंत पकड़ेगी, वो धरेगी आपको और बेल्ट ट्रीटमेंट भी करेगी। अभी तो कम हो गया, पहले बहुत होता था, है ना। तो 7 साल से अधिक की सजा हो रही है ना, किसी भी अपराध को करने में, अगर वो हमारे BNS में दिया हुआ है कि इतने ये अपराध करोगे तो तुम्हें इतनी सजा होगी, तो 7 साल से अगर किसी भी अपराध को करने में सजा है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, और भी बहुत सारे संगीन अपराध हो गए, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गई, है ना, बहुत सारे अपराध है, अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो इनमें अगर इतने डकैती हो गई, तो ऐसे अपराधों को करने में अगर 7 साल से अधिक की सजा है या फिर आजीवन कारावास की सजा है या मृत्युदंड वाला अपराध है, ठीक है, तो पुलिस को अगर सूचना मिली हो, अगर उसको बढ़िया रिलायबल इंफॉर्मेशन आई हो, है ना, तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई हो किसी भी एकदम ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो विश्वसनीय हो, क्रेडिबल हो, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस को विश्वास हो कि व्यक्ति ने अपराध किया है, पुलिस को ये लग रहा कि हाँ इसने ही किया है ये काम,
तुरंत उसको अरेस्ट करेगी, तुरंत गिरफ्तार करेगी उसको बिना वारंट के। कोई ज़रूरत नहीं है वारंट की यहाँ पे मजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो पुलिस वहाँ पे इसको धर लेगी और अरेस्ट कर लेगी। अब बढ़ते हैं, इतना समझ में आया होगा, ये तो पहले ही पता हो रहा होगा आपको, मेरे को पता है। तो देखो बेसिकली उद्घोषित अपराधी वे अपराधी होते हैं जो कि जिनके अगेंस्ट ना वारंट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। वारंट इन द सेंस कि भैया ये बंदा है, इसको अगर कोई पकड़ के ले आएगा, ठीक है ना, इसको कोई पकड़ के लाएगा तो हम इसको इतने हजार रुपए का इनाम देंगे। आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल्स में, या फिर अगर आप कोर्ट वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे सीधे दीवारों में चिपकाया रहता, बैनर वगैरह, नोटिस बोर्ड कई कई जगह लगे रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो जाता है कि अगर ये अपराधी है, जैसे कोई व्यक्ति इतने डकैती कर दी किसी ने, ठीक है, डकैती कर दी और वो उसको ना पुलिस ने कोर्ट से उसको वारंट गया कि भैया आप कोर्ट में आओ, वो बंदा नहीं आ रहा, फरारी काट रखा है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट ना वो घोषणा जारी कर देते हैं कि भैया ये बंदा भाग चुका है, ये हमारे आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई इस व्यक्ति को पकड़ के ले आएगा तो हम इसको इतने हजार रुपए का इनाम देंगे। यानी इनामी अपराधी बोल सकते हैं जिसके अगेंस्ट में, जैसे आपने सुना होगा डकैतों के खिलाफ जो होते हैं उनके अगेंस्ट इनाम रख देते हैं, अपराधी होते हैं बड़े बड़े, उनके अगेंस्ट में इनाम घोषित कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, या फिर कोर्ट के द्वारा कि ये व्यक्ति नहीं आ रहा है, इसको पकड़ो। क्या होता है कि इन लोगों की ना कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो प्रॉपर्टी नहीं होती तो इनको सीज कर, नहीं तो उनको सीज कर ले प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी के अलावा अगर मतलब जनरली यही होता है, जो डकैत वगैरह होते हैं उनकी कोई ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी भी सीज कर ली जाती है। इसके बाद भी इनाम घोषित कर दिया जाता है। या फिर जो आदतन अपराधी होते हैं, अपराध करके भाग जाते हैं बार बार, है ना, बच निकलते हैं पुलिस के शिकंजों से, तो उनको उद्घोषित अपराधी कहा जाता है, ठीक है। तो उद्घोषित अपराधी अगर कोई घोषणा कर दी गई है कि इस व्यक्ति को जो पकड़ के लाएगा इसने 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये मिलेगा, तो वो अपराधी हो जाते हैं उद्घोषित अपराधी। तो अगर वो कहीं उद्घोषित अपराधी अगर पुलिस को कहीं दिख जाता है तो वो तुरंत बिना वारंट के अरेस्ट करेगी उसको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट नंबर, चोरी का सामान मिलने पर, ठीक है। क्या? चोरी का सामान मिलने पर किसी भी व्यक्ति को, देखो ऐसा, इसको ऐसा समझो कि मान लो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भैया इस गांव में इस जगह पे चोरी हो गई है, ठीक है। इतना, इसको ऐसी स्टोरी से समझो कि इस गांव में इस जगह इस घर में चोरी हो गई। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो पुलिस क्या करेगी, चुपचाप जिसके ऊपर संदेह होगा, क्या, जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह होगा। आपने देखा होगा गांव या शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई भी अपराध होता है तो यही नोटिस किया जाता है कि इस व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि वो उसका नेचर ऐसा होता है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, चुपचाप आएगी, जिस पे भी शक होगा, जिस व्यक्ति पे भी शक होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति पे भी शक होगा उसके घर में तलाशी लेगी, ठीक है, जांच करेगी, ढूंढेगी। अगर उसके घर में चोरी का सामान मिल गया, ठीक है ना, चोरी का सामान अगर उस घर में मिल गया या फिर संदेहास्पद सामान मिल गया, लगता कि ये चोरी का सामान हो सकता है, तो उस पर अपराध का संदेह हो, यानी कि किसी ने ऐसे इन्फॉर्मेशन दी हो कि भैया ये व्यक्ति इतने बजे यहाँ से यहाँ निकला था तो यही व्यक्ति ने चोरी किया होगा, तो उसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई वारंट का फॉलो करनी है, तुरंत पकड़ेगी उसको चोरी का, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस कार्य में बाधा हिरासत से भागना। देखो इसको ऐसे समझना, जैसे पुलिस कोई काम कर रही है, ठीक है ना, अपना लॉफुल एक्टिविटी कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ कर रही है, अपना पुलिस जो भी काम कर रही है, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस की कार्य में बाधा डालता है, पुलिस को काम नहीं करने देता है, पुलिस को जांच नहीं करने देता है, पुलिस को परेशान करता है इधर से उधर, ठीक है ना, बार बार गलत इन्फॉर्मेशन देके इधर से उधर भगा रहा है, बोल रहा है इधर ये वो, पुलिस के कार्य में टोटली बाधा आ रही है, तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के उसको तुरंत पकड़ लेगी, तुरंत पकड़ लेगी, कोई उसको नहीं। तो ये पुलिस को इतनी पावर है ये चीज़ की, है ना, कि पुलिस के कार्यों में कोई बाधा डाल रहा है तो उसको तुरंत पकड़ेगी वो। अब कोई व्यक्ति हिरासत से भाग गया, ठीक है, अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को एक वैन से पकड़ के उसको कोर्ट लेके आ रही थी, ठीक, तो वो मौका पाते ही हथकड़ी खोला और फरार हो गया, भागने लग गया, ठीक है, भागने लग गया गाड़ी से उतर के। तो अब पुलिस उसको चाहे जहां तक पाए, इंडिया के वो किसी भी कोने में भागता हुआ जा रहा है, पुलिस उसका पीछा करेगी, उसको पकड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद पता ही आपको क्या होगा, हाँ कोर्ट लेके जाएगी, आप कुछ और ही सोच रहे हो, हाँ, तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है ना, भाग लेगी, अरेस्ट कर लेगी। वो मजिस्ट्रेट से पूछने नहीं जाएगी कि इसको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, वो तुरंत उसको पकड़ लेगी, ठीक है।
पुलिस के कार्य में बाधा डालता है, कानूनी हिरासत से भागने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ करता है कोई व्यक्ति तो पुलिस मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेगी, वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी नंबर, सशस्त्र बलों का भगोड़ा। अब देखो सशस्त्र बल क्या होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। सशस्त्र बल के अंदर आप कुल ऐसे समझ लो कि जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, लाइक इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, एयर फोर्स हो गई, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कुछ लोग भाग जाते हैं। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, मेंटल इशू हो सकता है, या फिर ऐसा डिप्रेशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर किसी आर्मी पर्सोनल को मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ कोई किसी भी प्रकार का अपराध करके वहाँ से भाग आया हो वो व्यक्ति। ठीक है, वो आर्मी पर्सोनल ही होगा जनरली, है ना, जो वहाँ से ऐसा करके आएंगे। तो अगर वो वहाँ से किसी भी प्रकार का ऑफेंस करके भाग आते हैं, कुल मिला के भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते, ठीक ना, तो पुलिस को अगर ये लग रहा है, उसको संदेह हो पुलिस को कि ये सशस्त्र बलों से यानी आर्म फोर्सेस से भागा हुआ व्यक्ति है, इसने ये ऑफेंस किया था वहाँ, तो पुलिस उसको धप्पा कर लेगी, उसको पकड़ लेगी। समझ में आया इतना? तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद है ये क्या आ गया यार, कैसे हो गई ये पीपीटी यार, विदेश में अपराध, विदेश में, चलो आपको ऐसे मैं समझा देता हूँ, है ना, इसको आप ये लाइन आप याद रखो। ऐसे दिख नहीं रहा, वैसे दिख रहा है आपको, रिया दोषी द्वारा नियम, ये तो अलग पॉइंट से आ गया है। नीचे वाला देख लेना, यदि व्यक्ति ने विदेश में ऐसी कार्य किया हो जो भारत में अपराध होता, ये प्रत्यर्पण कानून लागू होता, तो उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक, ये जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसको इग्नोर करना प्लीज़, ये पता नहीं पीपीटी में तो सही बनाई थी, कैसे गलत हो गई। सो एनीवे, तो देखो विदेश में कोई अपराध, जैसे आप गए किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना, अब वहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे अपने इंडिया में कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको अपराध माना गया है, ठीक है ना, कुछ एक्ट हैं, ठीक है, कुछ एक्ट हैं जिनको अपने इंडिया में अपराध माना गया, वहीं पर कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसको फॉरेन में अपराध नहीं माना गया। ठीक है, तो ऐसा समझो, अगर अपने देश में कोई अपराध है, कोई एक्ट करना अपने देश में अपराध है और वो फॉरेन में अपराध नहीं है, यानी विदेश में वही काम करना अपराध नहीं है, तो क्या होगा, फिर भी आपको अपने देश में अगर वो अपराध है तो आपको, अगर पुलिस को लगता है कि ये जो काम इसने विदेश के अंदर जाकर किया है वो वहाँ अपराध नहीं था लेकिन अपने देश में ये अपराध है, तब भी पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। नहीं पूछने जाएगी मजिस्ट्रेट से कि इसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना, वो तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी। यदि वो काम जो विदेश में अपराध नहीं लेकिन अपने इंडिया में अपराध है, इलीगल है, तो आपको वो अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, ये है H नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं रिहा दोषी द्वारा नियम का उल्लंघन। तो देखो रिहा मतलब क्या होता है, छोड़ दिया जाना। दोषी मतलब क्या होता है, जिसको कोर्ट ने पनिश किया हो, जिसको कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया हो, जिसको कोर्ट ने बोला हो कि तुमने ही अपराध किया, कोर्ट से जजमेंट में ये डिसाइड हुआ हो कि इस व्यक्ति ने ही अपराध किया था, यानी कॉन्विक्टेड ऑफेंडर हो, ठीक है ना, द्वारा नियम उल्लंघन। तो रिहा दोषी का जो एक्ट बना हुआ है उसके नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है, यानी जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया, उसको सजा पड़ गई, तो जब सजा पड़ जाती है इसके बाद जब उसको छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आपने भी कुछ सोशल मीडिया में देखा होगा कि जैसे कोई अपराध करके गया, ठीक है ना, अब अपराध करने के बाद उसको बेल मिल जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, रील बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, वो कौन सी उसको क्या बोलते हैं, गैंगस्टर फीलिंग का गाना लगा के, गैंगस्टर वाले गाना लगा के वो क्या करते हैं, वो गाना लगा के रील बनाएंगे कि यार हम तो जेल से छूट रहे हैं, बहुत एकदम एटीट्यूड दिखाएंगे वहाँ पे, और फिर पुलिस क्या करती है, उनको दोबारा से जेल में डाल देती है। तो ये चीज़ें हैं, दोबारा से उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, ये ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो विक्टिम होते हैं ना, उनके मेंटल में ना, उनके मन में और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो और डर जाते हैं। तो ऐसा करना ही एक अपने आप में अपराध है, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो रिहा दोषी द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, यानी कि रिहा दोषी जो होते हैं उनको छोड़ने के जो नियम बनाए जाते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये होता है कि कुछ जो अपराधी होते हैं ना, उनको ये कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है कि आप विदेश ना भाग पाओ। उनको ये बोला जाता है कि आपको हर महीने में आकर आपको कोर्ट में अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन में आपको अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, या फिर आप इस जिला को छोड़ के नहीं जा सकते हो, जो टेरिटरी वो डिसाइड करेंगे आपको इसके अंदर ही रहना, आपको भागना नहीं है।
अगर आप उनके द्वारा दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हो, उनकी शर्तों को नहीं मानते हो, तब भी पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। कोई वारंट की जरूरत नहीं है। पुलिस को लगा कि ये रिहा दोषी के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट ने जो इसको शर्तें दी थी, जो इसको बोला गया तो वो चीज़ ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो पुलिस उसको तुरंत विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। समझ गए ना? तो ये है, आप ये सेक्शन पढ़ लेना, बाकी इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो वेट करना थोड़ा, नहीं तो ये चीज़ देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, अन्य पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, यानी किसी दूसरे पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, रिक्वेस्ट करने पर कोई दूसरा पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? जब कोई पुलिस अधिकारी जिसको वो पावर हो कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है विदाउट वारंट, तो वो दूसरे व्यक्ति को यदि बोल दे, लिखित रूप से मैसेज कर दे या फिर मौखिक रूप से उसको मैसेज कर दे कि भैया इसको पकड़ना है आपको, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ से अपराध करके आपके जिले में आके छिप गया है, आपके जिले में आके भग गया है, तो आप इसको पकड़िए, और इसने ये इतना खतरनाक अपराध किया है, यानी कुल मिला के उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा अपराध भी कर देगा। ठीक है, तो जिस पुलिस अधिकारी को अगर कोई अधिकारी बोल रहा है कि भैया इसको पकड़ना है तो उसको पकड़ लेगा विदाउट वारंट, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मजिस्ट्रेट के वारंट की। ठीक है, अनुरोध में व्यक्ति और अपराध का विवरण, यानी कि जो पुलिस अधिकारी बोल रहा है कि इसको पकड़ना है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है और उसने क्या अपराध किया है, कितना सीरियस लेवल का अपराध किया, सारी जानकारी उस अधिकारी को देनी पड़ेगी जिससे अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और गिरफ्तारी विधि सम्मत हो, ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिए, ऐसा नहीं है, ये ब्लाइंड अरेस्ट नहीं कर सकते आप किसी भी व्यक्ति का, है ना, तो उसका गिरफ्तारी लीगली होना चाहिए। इलीगल करोगे तो आपको बहुत डांट पड़ेगी, पुलिस वालों को कोर्ट के अंदर बहुत डांट पड़ती है अगर कोई वो इलीगल काम करके जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आई होप इतना आप समझ गए हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हाँ, एंड में मैं आपको केस लॉज भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। तो इसके बाद अपन ये देखते हैं असंज्ञेय, अभी तो हम देख रहे थे संज्ञेय अपराध में अरेस्ट, ठीक है, यानी गिरफ्तारी। अब हम देखते हैं असंज्ञेय अपराध में क्या गिरफ्तारी होगी। तो देखो, विदाउट वारंट, तो देखो मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यानी आप असंज्ञेय अपराध करते हो, असंज्ञेय अपराध का मतलब ये ऐसा समझ लो कि जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हो जो अपराध का जो सीरियसनेस है, जो अपराध का नेचर है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, भयावह नहीं है, जिसमें पुलिस को पावर नहीं होती है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, जब तक मजिस्ट्रेट का कोई आदेश न दिया जाता हो या फिर जब तक आपको वारंट न दिया जाता। देखो बेसिकली जो असंज्ञेय अपराध होती है ना, इसमें आपको कंप्लेंट होती है। क्या होती है? कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ती है पुलिस को, ठीक है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध, जो संज्ञेय अपराध होती है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करती, उसमें एफआईआर होता है, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें प्रथम सूचना, प्राथमिकी, ठीक है ना। तो ये है, असंज्ञेय अपराधों में कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट दो लोग कर सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट है वो कर सकते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है। अब देखो असंज्ञेय अपराध भी ना वही शेड्यूल 1 में दिया हुआ है बीएनएसएस की, तो आप देख लेना कौन से अपराध असंज्ञेय, पूरी लिस्ट दी हुई, जितने भी ऑफेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उसको 2-4 कैटेगरी में बांटा गया, एक संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध, तीसरा जमानती अपराध और चौथा गैर जमानती अपराध, ठीक है। तो अगर कोई असंज्ञेय अपराध कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पुलिस उसको नहीं अरेस्ट कर सकती जब तक उसको कोर्ट से परमिशन न मिल जाए कि इसको अरेस्ट करना है, या कोर्ट से वारंट न दे दिया जाए पुलिस को कि जाओ इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तब तक उसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, नोटिस द्वारा उपस्थित होने का आदेश। अब देखो क्या होता है, पुलिस किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, कोर्ट में उपस्थित होने के लिए या फिर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध से रिलेटेड, जो भी अपराध हुआ है उससे रिलेटेड, यदि वो पुलिस अधिकारी नोटिस जारी करता है किसी प्रकार का कि भैया आपको आना है पुलिस स्टेशन में, आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और आपको कुछ बातें बतानी है, आप आइए इस तारीख को इतने बजे, तो उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति नहीं जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस दबोच लेगी, यानी अरेस्ट कर लेगी विदाउट एनी वारंट।
है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नोटिस द्वारा उपस्थित होने पर। यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बोल रही है कि आपको आना है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। जांच में उपस्थित होने का निर्देश देगी। यदि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी प्रकार की जांच हो रही है, वहां पर बोल रही है कि आपको आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको एक वैलिड रीजन को देना पड़ेगा कि इस वजह से नहीं आ पाया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। अगर वो वैलिड रीजन, वो रीजन अगर पुलिस को वैलिड लगता है कि हाँ सही बात बोल रहा है बंदा, तो वहां पर वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन बेटा अगर आपने गलती करी ना और उसको समझ में आ गया कि भैया आपने झूठ बोल रहे हो, पकड़ो इसको, तुरंत विदाउट एनी वारंट फिनिश पकड़ के ले जाएगी आपको, ठीक। इसके बाद ये समझ में आ गया आपको। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 4 नंबर की तरफ। नोटिस का पालन करना अनिवार्य है, ठीक। नोटिस का पालन करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने नोटिस दिया है या कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो विदाउट एनी वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, यू आर अंडर द अरेस्ट ब्रो। चलो नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, यदि व्यक्ति सहयोग करता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सहयोग करता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये देखो जैसे आपके इधर ना, आपके एरिया में जहां पर कोई भी ऑफेंस होता है, यानी कि खतरनाक ऑफेंस होता है, तो आपने क्या करो, पुलिस की हेल्प करो। अगर आपको अरेस्ट नहीं होना, अगर लग रहा है ना कि मैं भी अरेस्ट हो सकता हूँ, मेरे को पुलिस डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, पकड़ सकती है, तो आप ना क्या करो, आप पुलिस की मदद करने लग जाओ, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जब तक पुलिस विशेष कारण दर्ज कर यह ना माने कि गिरफ्तारी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस को ये पावर है कि आपको धर सकती है, इसलिए आप जितनी ज़्यादा हो सके उस अपराध के बारे में बताने की पूरी कोशिश करो, कुछ भी मत छुपाने की कोशिश करना, वरना पुलिस उठा ले जाएगी आपको, ठीक है। तो आप व्यक्ति का सहयोग करोगे तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन पुलिस बहुत ऐसे टाइप की होती है, समझ रहे हो ना, वो छोड़ती नहीं है। अगर लग रहा है कि इसने किया है तो इसको तो धरेगी पहले, आप चाहे जितना कोशिश करो हेल्प करने। लेकिन हाँ, अगर आप बोनाफाइड आपका इंटेंशन है तो छोड़ सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं 6 नंबर पॉइंट को, यदि व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है। अरे पहले भी बता दिया मैं यार। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रख लो, पहचान बताने से इनकार करता है। देखो अगर कोई ऑफेंस हुआ, ठीक, वहां पे पुलिस आई और पुलिस आपसे पूछ रही कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका पता क्या है, आप यहाँ पे क्यों थे। तो अगर आप नहीं बताते हो, अरे मैं क्यों बताऊं, मेरा प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा प्राइवेसी बीच हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ इस काम से आया था और यहाँ पे ये काम हो गया, कांड हो गया, ठीक। तो आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर आप बताने से इनकार कर रहे हो तो कहेंगे पकड़ो, यही है, इसी ने किया है, इसी ने ऑफेंस करा है, पकड़ो इसको, तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलो आगे इसके बाद बढ़ते अपने 7 नंबर पॉइंट का, बुजुर्ग या असक्त व्यक्ति की सुरक्षा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन कह सकते हो इस सेक्शन का, कि यदि अपराध 3 वर्ष से कम की है, ठीक है ना, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु या असक्त है, असक्त यानी डिसेबल्ड है, नहीं आ जा सकता है, या फिर ज़्यादा बूढ़ा है, तो गिरफ्तारी से पहले डीएसपी, उप पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी की अनुमति आवश्यक है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की आवश्यक है, मतलब अनुमति, ठीक है ना। अगर व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर का है तो यार क्या ही ऑफेंस करेगा, है ना। या फिर वो असक्त है, यानी कि वो काम करने में असक्त है, यानी कि बेड में लेटा हुआ है, या फिर विकलांग है, या कुछ ऐसा मान लो जो नहीं कर सकता, फिर भी एलिगेशन लग रहा है कि इस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है ना, या उसमें शामिल हो सकता है, और जिसकी सजा 3 साल से कम हो सकती है, तो उसको अरेस्ट करने से पहले डीएसपी या फिर एसपी की परमिशन चाहिए होगी पुलिस को, तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो ये 7 पॉइंट थे सेक्शन नंबर 35 के बीएनएसएस के। अभी मैं आपको केस लॉज दिखा देता हूँ। तो केस लॉज आपके सामने ये 2 केस लॉज हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसकी जो थ्योरी दी गई थी, सिद्धांत था, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी स्वतः नहीं होगी, ठीक, ये वो था। और न्यायालय ने कहा पुलिस को यह दिखाना होगा कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है, कारण लिखित में दर्ज करना होगा। पहले पुलिस मनमानी करती रही होगी, तो तब जाके ये अरनेश कुमार आया है। ये शायद डाउरी वाला केस था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, है ना। तो बिना रीजन के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी पुलिस, इसके बाद
तब जाकर के कोर्ट ने ये कहा था इस लीडिंग केस में कि आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप किसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट करें। ये शायद अडल्ट्री वाला था जिसमें पति और फैमिली वालों को भी, पति के साथ में फैमिली मेम्बर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट एनी रीज़न। तो इस मामले में ये था। इसके बाद ये था अपने पास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है दोस्तों, दुनिया का बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आप याद कर लो। DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। सिद्धांत क्या है इसका? गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मानवाधिकार सुरक्षा आवश्यक है ना। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केस ने बहुत सारे लोगों को जेल में प्रताड़ित होने से बचाया है। इसके बाद जब से लागू है गिरफ्तारी मेमो, यानी पुलिस को गिरफ्तारी मेमो बनाना पड़ेगा कि डिटेल देनी पड़ेगी, कब अरेस्ट हुआ, क्यों अरेस्ट हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्या ब्ला 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 जो भी होता है। परिजन को सूचना देनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, उठा लिए किसी व्यक्ति को, किसी को कोई जानकारी नहीं, बंदा किसने उठा लेगा तो परिजन को बताना पड़ेगा। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि पुलिस की क्या ड्यूटी होती है और जो अक्यूज्ड होता है उसके क्या राइट्स होते हैं, वो सब मैं भी आके आपको वीडियो में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको, हाँ अभी अभी यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से अपने को आगे बढ़ाओ। मेडिकल परीक्षण करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया तो उसको मेडिकल परीक्षण होगा, उसको ले जाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर जो भी रिकॉग्नाइज्ड यानी रजिस्टर्ड जो मेडिकल होगा वहाँ पर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो। मेडिकल करवाना पड़ेगा कि कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। ये केस डायरी में प्रविष्ट करना पड़ेगी, केस डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी पुलिस को। ये इसी केस में DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में बताया गया था। गिरफ्तारी आवश्यक है तभी प्रक्रिया वैधानिक होनी चाहिए। गिरफ्तारी आवश्यक है मतलब समझ रहे हो, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि संज्ञेय अपराध है तभी गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक। या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है या वारंट ने इशू किया मजिस्ट्रेट ने तभी गिरफ्तारी की जाएगी, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं कर सकती है पुलिस 7 साल से कम, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एकदम आसान सी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो या जो लोग ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो या फिर किसी भी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो। बहुत प्यारा वीडियो है यार, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।